प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं सीमा पंडित फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको हिंदी की भाषा माधुरी के पाठ 2 के अन्य प्रश्न करवाने जा रही हूँ। इसके पहले 5 प्रश्न मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे। तो पहले हम कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला है, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। तो जब आपने पाठ पढ़ा था तो उसमें यहाँ बताया गया था कि जो वल्लभ भाई पटेल थे, जब वो बच्चे थे तो उन्होंने जब अपने पिता से आगे पढ़ने की अनुमति मांगी तो पिता ने उन्हें साफ शब्दों में कहा था कि अगर तुम पढ़ने चले जाओगे, शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। तो इसलिए ये कथन किसका कहा हुआ है? पिताजी का। और किससे कहा था? वल्लभ भाई पटेल से। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे बच्चों? कथन है, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले तो किसने कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्ति जो है ये किसकी कही हुई है? पिताजी की। तो हम यहां लिखेंगे पिताजी ने। और किससे कहा? वल्लभ से। तो इस तरह से हम इसके उत्तर को लिखेंगे। अब दूसरा है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूं, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये कथन किसने कहा था? आपको याद होगा, जब वल्लभ छोटे थे और उनके पिता ने उन्हें आगे पढ़ने से मना किया था, तब उन्होंने ये बात पिता से कही थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूं और अब कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो ये कथन किसने कहा था? वल्लभ ने। और किससे कहा था? पिताजी से। तीसरा है, देखो किसी हितैषी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। ये किसने कहा था? जब इंग्लैंड जाने का टिकट आया था तो वल्लभ के जो बड़े भाई विठल थे, उन्हें लगा कि यह लिफाफा मेरे नाम का है। तो वो दौड़ते दौड़ते वल्लभ के पास आए थे कि देखो किसी अज्ञात अर्थात अनजान, अज्ञात का मतलब होता है अनजान, जिसे हम नहीं जानते। तो उन्होंने वो लिफाफा वल्लभ को दिखाते हुए कहा था कि देखो किसी अनजान हितैषी ने, हितैषी होता है भला चाहने वाला, कि किसी अनजान हितैषी ने, भला चाहने वाले ने मेरे नाम पर टिकट भेजा है। तो किसने कहा था ये? विठल ने, यानी बड़े भाई ने, जो किसके बड़े भाई थे? वल्लभ के। और क्या नाम था उनका? विठल। तो ये शब्द, ये पंक्तियां जो हैं ये उन्होंने कही थी। किसने? विठल ने। विठल ने किसने कहा? विठल ने। किससे कहा था? वल्लभ से। अब अगला है, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। तो ये शब्द किसने कहे थे? वल्लभ ने विठल से। तो आप बच्चों इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। आपको विकल्प दिए गए हैं, रिक्त स्थान है। विकल्प को देखते हुए आपको रिक्त स्थान को सही शब्द चुनकर भरना है। पहला है, मैं छुट्टियों में आकर डैश का कामकाज देख लिया करूंगा। किसका कामकाज? खेत का या घर का? तो किसने कहा था? ये वल्लभ ने कहा था ना। और किसका काम देखने के लिए? खेत का। तो यहाँ पे कौन से विकल्प को आप चुनेंगे? खेत। और उसे कहाँ लिखेंगे? रिक्त स्थान में। अब दूसरा है, डैश की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। किसकी दृढ़ता? बचपन की या किशोरावस्था की? तो यहाँ क्या आएगा? बचपन की। क्योंकि जो वल्लभ थे ना, वो बचपन से ही कैसे थे? अपने इरादों को लेकर बहुत दृढ़ थे। जो वो सोच लेते थे वही करते थे। तो इसलिए ये आदत उनकी कब से थी? बचपन से ही। तो यहाँ पे क्या आएगा? बचपन। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। तीसरा है, कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ के जीवन का डैश बन गया।
क्या बन गया था? उद्देश्य या ध्येय? क्या बन गया था? उद्देश्य। चिल्लाता हुआ उनका डैश भाई विट्ठल उनके पास आया। कौन सा भाई? छोटा या बड़ा? तो आपको पता होगा कि विट्ठल कौन थे? उनके बड़े भाई थे। तो यहाँ पे क्या आएगा? बड़ा। चिल्लाता हुआ उनका डैश भाई, कैसा भाई? बड़ा भाई। अगला है, वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से डैश ले लिया। क्या ले लिया था? टिकट या लिफाफा? लिफाफा लिया था ना उन्होंने, तो क्या आएगा? लिफाफा। वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। अगला है, गांधी जी ने वल्लभ भाई को डैश की उपाधि दी। जब नील की खेती के सत्याग्रह में वल्लभ जी ने गांधी जी का साथ दिया था, तो आपको याद होगा वल्लभ जी के इन कामों से खुश होकर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर क्या होगा? सरदार, दो विकल्प हैं, सरदार या वीर। तो किसकी उपाधि दी थी? सरदार की। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्न नंबर 6 और 7 को करेंगे। ये मैं लिखित रूप में भी आपको भेजूंगी, तो आप ध्यान पूर्वक इन्हें देखेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है भाषा की बात से। तो मैं आपको भाषा की बात समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। पहले आपको दिए गए हैं 2 मुहावरे। पहला मुहावरा है मुंह लटकाना। मुंह लटकाना का अर्थ लिखोगे पहले तो आप, क्या होता है मुंह लटकाना? उदास होना। मुंह लटकाना का अर्थ है उदास होना। और जब आप मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग करते हो ना, तो मुंह लटकाना की जगह आप जो लास्ट वाला अंत वाला शब्द है उसे बदल भी सकते हो। ऐसे नहीं लिख देना है कि नई साइकिल नहीं मिलने पर उसका मुंह लटकाना। कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? नई साइकिल न मिलने पर उसका मुंह लटक गया। मुंह लटकाना की जगह क्या आ जाएगा? मुंह लटक गया। आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हो, और जो वाक्य मैंने यहाँ बनाया है वो ये बनाया है, अच्छे अंक न आने पर रोहन का मुंह लटक गया। तो क्या आ जाएगा? मुंह लटकाना का मुंह लटक गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब रोहन के अच्छे अंक नहीं आए तो वह क्या हो गया? उदास हो गया। अब दूसरा है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना का अर्थ होता है नाश करना या बर्बाद कर देना। तो इसका वाक्य मैंने बनाया है, भारतीय सेना ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। अब यहाँ पे है ईंट से ईंट बजाना, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे? ईंट से ईंट बजा दी। तो भारतीय सेना ने क्या किया? दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी, यानी उनका नाश कर दिया। आप इसकी जगह अपनी तरफ से भी कोई वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य में जब आप मुहावरे का प्रयोग करोगे तो वो आप सोच समझ के अच्छी तरह करोगे, ताकि वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध बने। आप अपने माता पिता की भी सहायता ले सकते हो। जो मैंने वाक्य बना के दिए हैं उन्हें भी लिख सकते हो, और अपनी तरफ से बनाकर भी आप लिख सकते हो। अब बच्चों अगला जो प्रश्न है वो है, पाठ में आए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो इन शब्दों को लिखने से पहले मैं आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैंने आपको ये पहले भी लिखकर भेजा था, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, पहले तो आप ये समझिए। अब आपको मालूम होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। दुनिया में जितने भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, प्राणी हैं, सभी के कुछ ना कुछ नाम है। चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं, महीने हैं, कुछ भी है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम है, कोई ना कोई नाम है। तो इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब संज्ञा के आगे भेद भी हैं। से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा है क्या। तो बच्चों पहले तो देखो, आपकी कक्षा में इतने सारे बच्चे होते हैं, है ना? अब सबका कुछ ना कुछ नाम है। रिद्यांश है, स्मृति है, प्रतुल है, श्रेयस है, अर्चित है, जसवंत है,
ओजस है, हर बच्चे का कुछ ना कुछ नाम होता है। जब हम आप सबको नाम से बुलाते हैं ना, तो आप क्या हो गए, अलग अलग अगर आपका नाम लिया जाएगा तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब मैं नाम नहीं लूंगी ना किसी का और क्या कहूंगी बच्चों, तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम किसी का नाम नहीं बताते हैं, नाम कहाँ बताते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चाहे वो व्यक्ति है, चाहे स्थान है, चाहे कोई वस्तु है, जब उसका हम नाम बताएंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और नाम ना बताकर उसकी पूरी जाति के बारे में बताएंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको अभी कहूंगी गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्यास, सतलुज, तो ये सारे मैंने क्या लिए, नदियों के नाम। तो जहां पे नाम आ गए तो वो किस में आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अब मैं नाम नहीं लूंगी, अब मैं सीधे क्या कहूंगी इन सबको, नदियां। तो यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिया, क्या कहा, नदियां। तो नदी तो कोई भी हो सकती है, गंगा भी, जमुना भी, लेकिन मैं नाम नहीं बता रही हूँ, सिर्फ क्या कह रही हूँ, नदियां। तो ये नदियां क्या हुआ, जातिवाचक शब्द। मैं कुछ एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे है भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल, चीन, ये सब क्या है बच्चों, नाम है, देश के नाम है ना। तो जहां पे नाम आ गए, नाम कोई भी नाम आ गया तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अब इसके आगे मैं इनका नाम ना लेके क्या कह रही हूं, इन सबको भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल, चीन को क्या कह रही हूं, देश। तो जहां पे ये देश लिखा गया है, ये अकेला मैं देश कह रही हूं, इनके नाम नहीं ले रही हूं। तो ये देश जब मैंने कहा तो ये किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में। अब इसी तरह से आप आगे देखोगे, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, ये क्या है, नाम है, नदियों के नाम है। तो जब ये नाम आ गए तो हम इन्हें किसमें लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन जब मैं इन सबके नाम ना लेकर इन्हें क्या कहूंगी, नदी, तो नदी किस में आ गई, जातिवाचक संज्ञा में। क्योंकि अब आपको नहीं मालूम कि कौन सी नदी, मैं सिर्फ नदी कह रही हूं तो इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा उदाहरण, रमेश, विहान, प्रतुल, श्रेयस अर्थात बलराम, ये सारे क्या हैं, बच्चों के नाम है ना। तो लड़कों के नाम है। तो मैं यहां पर जब नाम ले रही हूं तो ये सारे नाम कौन सी संज्ञा हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, नाम नहीं लूंगी, नाम की जगह क्या कहूंगी, लड़के या लड़का। तो वो किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रही हूं। और जब मैं नाम लूंगी तो वो सीधे क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा नाम बताए जाते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में उन चीजों के नाम ना लेकर हम उनकी पूरी जाति के बारे में बताते हैं। आगे कुछ और उदाहरण है, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी, ये क्या है बच्चों, नाम है ना, किसके नाम, पर्वत के। लेकिन जब हमने ये सिर्फ नाम लिखे तो ये किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और अब मैं इन नामों को ना लेकर क्या कहूंगी, सिर्फ पर्वत, तो ये पर्वत किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में। अब उसी तरह आगे मुंबई, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, क्या है, जगह के नाम है, नाम है तो किस में आ गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और अब मैं नाम ना लेकर इन्हें क्या कहूंगी, शहर, तो शहर किस में आ गया, अब हमें नहीं मालूम कौन सा शहर, सिर्फ क्या कहा मैंने, शहर, तो शहर किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में। तो अब आपको याद रखना है कि जब भी हम नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, और जब नाम ना लेकर उसकी पूरी जाति के बारे में बताते हैं तो क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने नाम लिए, सीमा, सुमन, निधि, नेहा, ये नाम लिए ना। तो जब नाम लिए तो ये किस में आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अब मैं नाम ना लेकर इनके आगे क्या लिख रही हूं, अध्यापिका या औरत,
या लड़की। तो ये क्या हो गया, मैंने नाम नहीं लिया ना, तो वो नाम ना लेने पर मैंने सिर्फ ये बताया कि ये सीमा, सुमन, नेहा ये सब क्या है, अध्यापिका। जब मैंने नाम लिया तो वो व्यक्तिवाचक में आए, और जब मैंने नाम ना लेकर सिर्फ उनकी जाति के बारे में बताया कि ये क्या है, तो वो किस में आए, जातिवाचक। तो इस तरह से अब आप क्या करोगे, प्रश्न नंबर, भाषा की बात में जो प्रश्न नंबर 2 है, उसमें आपको दिया गया है कि आपको पाठ में से कुछ व्यक्तिवाचक और कुछ जातिवाचक संज्ञाएं छांटनी है। तो पाठ में इतनी सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखो किस किस के नाम है, विठल है, वल्लभ है, नाम है ना ये, महात्मा गांधी है, और कुछ एक देशों के नाम भी हैं, भारत है, इंग्लैंड है। तो जो नाम है वो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और फिर हमें ढूंढनी है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में हम नाम तो ले नहीं सकते, तो इसमें कई जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे बालक। तो बालक अब नाम तो नहीं है ना, तो बालक कोई भी हो सकता है, तो बालक क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। रियासतें, रियासत का भी नाम नहीं है, क्या लिखा है, रियासतें। तो रियासतें तो इतनी सारी थी, कोई भी रियासत हो सकती है। तो जब पर्टिकुलर नाम हमने नहीं लिया, सिर्फ ये कहा कि रियासतें, तो वो किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में। फिर है किसान, किसान अब कोई भी किसान हो सकता है, तो जब नाम नहीं लिया, सिर्फ हमने ये बताया किसान, तो किसान भी किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में। देश, देश का भी हम नाम नहीं ले रहे, सिर्फ देश लिख रहे हैं, कोई भी देश हो सकता है। तो जब हमने सिर्फ देश लिखा तो वो व्यक्तिवाचक में ना आकर इसमें आया, जातिवाचक संज्ञा में। अगर हम देश की जगह नाम लेते, देश का कोई भी, किसी भी देश का नाम ले लेते, भारत का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, तो वो किस में आता, अगर हम नाम लेते किसी देश का, तो वो आता व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो बच्चों इसी तरह आपको ये नाम लिखने हैं, मैंने यहाँ लिख रखे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने लिखे हैं वल्लभ, विठल, इंग्लैंड, भारत। और जातिवाचक में मैंने लिखे हैं बालक, रियासतें, किसान, देश। ये जो मैं आपको यहाँ जो भी समझा रही हूँ वो मैं आपको लिखित रूप में भी करने के लिए दूंगी, और मैं खुद भी लिखकर आपको भेजूंगी। तो आप परेशान ना होइए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो मैं लिखित में भेजूंगी वो आप उतार लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब बच्चों आगे है, आपको यहाँ कुछ शब्द दिए। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे भाषा की बात का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया गया है कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। तो जो शब्द रेखांकित किए गए हैं, आपको उन शब्दों का लिंग बताना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। पहला है कानून की पढ़ाई। इसमें पढ़ाई को रेखांकित किया गया है, तो आप पढ़ाई का लिंग बताएंगे। अब कैसे बताएंगे, इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि हम रेखांकित शब्दों के वाक्य बना लेंगे। पढ़ाई, अब इसका वाक्य बना लीजिए, मैंने पढ़ाई की, या आप ऐसे कहेंगे कि मैंने पढ़ाई किया, नहीं ना, आप क्या कहेंगे, मैंने पढ़ाई की। तो जब वाक्य में की आ गया तो क्या हो गया, पढ़ाई क्या हो गई, मैंने पढ़ाई की, ई आ गई तो स्त्रीलिंग, मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई क्या हो गई, स्त्रीलिंग। अब हम दूसरा देखेंगे, अपनी सज्जनता। इसमें रेखांकित किया गया है सज्जनता को, तो आपको वाक्य किसका बनाना है, सज्जनता का। अब देखिए, अगर हम सिर्फ शब्द को देखकर ये अंदाजा लगा लें कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उस हिसाब से तो सज्जनता आ रहा है एंड में, तो क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, लेकिन ये गलत है। हम शब्द को देखकर उसकी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब इसका हमें वाक्य बना लेना है। सज्जनता होता है बच्चों अच्छाई, तो सज्जनता का वाक्य क्या बनेगा, उसने अपनी सज्जनता दिखाई। अब वाक्य में सज्जनता का क्या बना, सज्जनता दिखाई, ई, तो ये क्या हो गया, सज्जनता क्या हो गई, स्त्रीलिंग। अगर हम इसी को देखते ना सज्जनता, तो उस हिसाब से ये क्या बनता, पुल्लिंग, लेकिन वो गलत हो जाता। तो हम
सज्जनता का भी क्या बना लेंगे, वाक्य। उसने अपनी सज्जनता दिखाई। अब क्या दिखाई, सज्जनता दिखाई। दिखाई आ रहा है ना, तो दिखाई मतलब स्त्रीलिंग। उसी तरह से अगला है स्वतंत्रता संग्राम। इसमें संग्राम को रेखांकित किया गया है, तो आपने संग्राम का भी वाक्य बना लेना है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, संग्राम होता है युद्ध, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। लड़ा, आ की मात्रा आ रही है तो क्या हो गया, पुल्लिंग। अगला है सरदार की उपाधि। उपाधि को रेखांकित किया गया है, तो आपने उपाधि का वाक्य बना लेना है। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। क्या दी, उपाधि दी। ई आ रहा है उपाधि के साथ, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ओजस्वी वाणी। वाणी, वाणी होता है आवाज, उसकी वाणी बहुत मीठी है। वाणी कैसी है, मीठी। मीठी ई, तो क्या हो गई ये वाणी, क्या हो गई, स्त्रीलिंग। हम वाक्य बनाते हुए दिए गए शब्दों को नहीं, बल्कि वाक्यों में इनके लिए जो प्रयोग होगा उसके आधार पर चुनेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। आंखों से आंसू। अब इसका वाक्य बना लीजिए, रेखांकित किया गया है आंसू को, तो हम वाक्य किसका बनाएंगे, आंसू का। उसकी आंख से आंसू गिरा, या आप ऐसे कहोगे उसकी आंख से आंसू गिरी, नहीं ना, हम क्या कहेंगे, उसकी आंख से आंसू गिरा। तो गिरा, क्या हो गया, पुल्लिंग। अगला है अद्भुत कहानी। कहानी को रेखांकित किया गया है, आपने कहानी का लिंग बताना है, तो आप इसका भी वाक्य बना लीजिए। मैंने कहानी सुनी, या आप ऐसे कहोगे मैंने कहानी सुना, नहीं ना, हम यही कहते हैं मैंने कहानी सुनी। तो कहानी सुनी, ई, तो क्या हो गई ये स्त्रीलिंग। तो बच्चों इसी तरह हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगाएंगे। और ये जितना भी कार्य मैंने अभी आपको समझाया वो मैं लिखित में भी आपको दूंगी। आपने ये सारा कार्य अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में करना है और बड़े ध्यान से इसको समझना है। इसके बाद मैं आपको कुछ एक असाइनमेंट्स दूंगी और कैसे आपको उन्हें करना है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। जब वो आपको दी जाएंगी तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई का खास ध्यान रखिए। नमस्कार।